नमस्कार। स्वागत है आपका आज दोपहर के कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार के चुनाव अब एकदम सिर पे आ गए हैं। 17 अक्टूबर पहले चरण के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक जो परिस्थितियां हैं, अब तक जो लोगों का रुझान है, अब तक जो लोगों का मूड है, उसके हिसाब से कौन आगे कौन पीछे, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और उस चर्चा का आधार ये है कि एक डिजिटल चाणक्य नाम की एजेंसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने बहुत सुना होगा एआई का नाम, उसके जरिए सर्वे कराया है कि भाई लोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या रुझान है, क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक एआई सर्वे है। हम आपको बता दे रहे हैं, ये कोई डोर टू डोर का सर्वे नहीं है। और इसके सूत्रधार जो डिजिटल चाणक्य हैं, उसके स्पेशलिस्ट, जो चुनाव स्पेशलिस्ट है हमारे साथ, उसमें देवकी नंदन मिश्रा हैं। और बिहार के जो एक्सपर्ट हैं बिहार के राजनीतिक मामलों के, वो कुमार भावेश चंद जी हैं। तो आपका दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा देवकी नंदन जी कि ये जो डिजिटल सर्वे आपने कराया है एक तरह से पहली बार एआई के जरिए, तो पहली बात तो ये हुआ कैसे है सर्वे, ये हमको समझाइए। हम इसकी विश्वसनीयता क्या है, क्या प्रोसीजर क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका है रामदत्त जी। और मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है यही सवाल दर्शकों का भी होना चाहिए कि आखिर बहुत सारे सर्वे होते हैं, डोर टू डोर जा करके होते हैं, फोन के जरिए होते हैं, और और भी घर एक बैठे दो भी होते हैं, नहीं घर घर बैठे भी होते घर अब मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। कुछ अखबार लेकिन के दफ्तरों में, कुछ अखबार के दफ्तरों में भी बैठ के होते हैं, कुछ पूंजीपति हाँ, भी कराते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, 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 कुछ पत्रकार भी सर्वे जारी कर देते हैं अपने जी स्तर से। कुछ पत्रकारों से बातचीत के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर कुछ सर्वे ड्रॉ किया जाता है। जी जी जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एआई के जरिए जो हमारी टीम ने ये सर्वे किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसका जो तरीका है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब कुछ भी मैनुअल इसमें नहीं है, मतलब मैनुअल कुछ भी नहीं है। मतलब इस नाते जरा सा भी इसमें एरर की गुंजाइश नहीं होती है। यानी मैं मैनिपुलेशन की मैं गुंजाइश नहीं मैं बता रहा हूं, जी। 50,000 जो सैंपल है वो हमारी टीम ने लिए हैं। इस पूरे जो 243 विधानसभा है और 38 जिले बिहार में आते हैं, इन 243 विधानसभा में के लोगों को हमारी जो एआई है उसने उसने लिया है। और करीब 50,000 लोगों, 50,000 तो मिनिमम है, 50,000 से 10-20 आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 50,000 तो मिनिमम सैंपल साइज हमारा है ही। और कल सुबह 9 बजे का हमारा ये सर्वे है। मतलब आज 10 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, 9 तारीख को 10 बजे सुबह ये सर्वे कंप्लीट हुआ है। और कल सुबह यानी 9 तारीख को 10 बजे जो रुझान है वो मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे है काफी विश्वसनीय है एआई से जो हो रहा है, क्योंकि एआई जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आज की तारीख में बहुत आगे चल रही है। हालांकि जी, भारत में इसका मैं उपयोग जरा नहीं हो पा रहा है। मैं मैं एक छोटा भारत में छोटा इसका सा पूरा सवाल उपयोग नहीं हो पा रहा भवेश जी है। से भवेश जी से लेकिन छोटा सा सवाल पूछ लूं। जी, जी, भवेश जी, आज दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है इतनी हावी होती जा रही है हर काम में, और एक तरह से इंसानों को किनारे करती जा रही है, तो जो काम सर्वेयर्स करते थे फील्ड में जा करके, वो देवकी नंदन जी का कहना है कि कंपनी ने घर बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, और सोशल मीडिया में जो लोगों का मूड होता है, रुझान होता है, डिस्कशन होता है, चॉइस होता है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये इसको कितना सटीक मानना चाहिए? देखिए, इस लिहाज से इसको सटीक मान सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं या जो डिजिटली एक्टिव लोग हैं, उनका मत आपके सामने है।
वो तो वैसे भी आप देखिए फेसबुक पर कमेंट करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर कमेंट करते हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट करते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो डिजिटली एक्टिव हैं। लेकिन बिहार की जनता, कितने परसेंट जनता डिजिटली एक्टिव है, और बहुत सारे लोग जो गांव गिराव में दूर तक रहते हैं या बहुत अभी भी जो है एक ट्रेडिशनल फोन यूज करते हैं, उन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, न इस मीडियम के जरिए पहुंच सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, और इसीलिए ये सर्वे एक मूड दे सकता है, लेकिन इस पर एक्यूरेसी ऐसे नहीं इसको भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि आप जो उस तरह के लोग हैं जो अभी उस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी राय नहीं रख रहे हैं। वो गांव में चौपालों में चर्चा तो कर रहे हैं, वो कहीं कहीं अपनी एक अपना मन बना रहे हैं, और वो उनका मन बदल भी सकता है। तो ऐसे लोगों की जो है भावना आप तक तो नहीं आप पहुंच पा रही है, या आप उनको नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ठीक है, एक नहीं तो जानने के लिए कि बिहार का मूड किस तरह से है, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या सोच रहा है, इससे एक, या सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग किस तरह से एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया पर एक बहुत सारे लोग जो है इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं कि आने वाले समय में आरजेडी वाला जो अलायंस है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, इसलिए वो उसके पक्ष में फील्डिंग कर रहे हैं। या बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, एनडीए जो है वो उसी को बनाए रखना सत्ता में ज़्यादा जरूरी है, और तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं कि जंगल राज लौट के आ जाएगा, या आप प्रशांत किशोर की ओर न जाएं क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी का गेम कर रहे हैं। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो उनका भी सोशल मीडिया जो है विंग काफ़ी एक्टिव है, तो वो लोग भी एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं कि भाई बिहार को एक अच्छा अवसर मिल रहा है, प्रशांत किशोर की ओर जाना चाहिए। और प्रशांत किशोर ने तो अपने उम्मीदवारों की एक सूची ऐसी जारी कर दी है जिससे पता चलता है कि भाई पढ़े लिखे लोग, समाज के जिन तबकों को राजनीति में आना चाहिए, ऐसे लोग आ रहे हैं, और आप उनको अगर मौका नहीं देंगे तो बाद में आपकी शिकायत ये नहीं रह सकती है कि राजनीति में अच्छे लोग आना नहीं चाहते, राजनीति सिर्फ उन्हीं गुंडे मवालियों का काम रह गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, चलिए आगे चर्चा होगी। नहीं, लेकिन मेरा दरअसल मकसद यही था कि दर्शकों को हम बताएं जी, और हम खुद भी समझें कि भाई यूपी और बिहार में जो डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब। तो हम उनके तो नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम जो एक्टिव लोग हैं, जो मुखर हैं हम कह सकते हैं, हालांकि उसमें भी गुंजाइश है, जो आपने इशारा किया कि बहुत सारे आईटी सेल्स भी काम कर रहे हैं, हवाबाजी, हवा बनाने वाले, तो वो भी हैं। तो जो भी है, बहरहाल अब हम देवकी नंदन जी के पास चलते हैं कि तमाम जो लिमिटेशंस के बाद भी फिलहाल प्राइमा फेसी जो सर्वे क्या कहता है, कौन आगे है पसंद, चीफ मिनिस्टर की पसंद में कौन आगे है। तीन जो नाम अभी आए, तेजस्वी और नीतीश कुमार और पीके का भी तो दावा तो है ही है, या बीजेपी में कोई और हो सकता है। तो कौन नाम चर्चित हैं और कौन आगे है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि हम जब एआई से कोई सर्वे करती है कंपनी, या जब हम सर्वे एआई से करते हैं, तो हम उनके सामने कुछ क्वेश्चन डालते हैं। जैसे हम सर्वे करते हैं पब्लिक के बीच, जब हम जाते हैं डोर टू डोर सर्वे करते हैं। मैंने झारखंड में बहुत सारा डोर टू डोर सर्वे कराया था, उसमें मैं टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूव नहीं हो पाया था कि हम एआई से सर्वे करा पाए। और झारखंड, जैसा अभी भवेश जी कह रहे थे कि बिहार में जितना मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, बिहार में करीब 70% वोटर हमारे जो हैं वो ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। करीब 70% ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनके अकाउंट हैं, चाहे वो यूट्यूब पर एक्टिव होंगे, चाहे वो ट्विटर पर एक्टिव होंगे, चाहे वो फेसबुक पर एक्टिव होंगे, या इंस्टाग्राम पर एक्टिव होंगे, या लिंक्डइन पर एक्टिव होंगे, किसी न किसी जगह पर उनकी एक्टिविटी बनी हुई है। तो उन्हीं को हम पूरा, जो हमारा एआई है उसने उन्हीं को फोकस किया है जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। तो ऐसे 50,000 लोग को हमने बिहार के लोगों को ट्रैक किया,
और उसमें जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नतीजा आया कि सबसे पहला जो हमारा सवाल था कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको सबसे ज्यादा वहां की पब्लिक पसंद कर रही है। तो पहला नाम नीतीश कुमार का था। आपको चौंक जाएंगे आप कि नीतीश कुमार के चेहरे पर 12% की गिरावट पिछले 1 साल में आई है। मतलब 1 साल के भीतर उनकी जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता में करीब 12% की गिरावट आई है। और इस सवाल के जवाब में सर्वे क्या कहता है? सर्वे ये कहता है कि तेजस्वी यादव जो इंडिया ब्लॉक के हैं उनको करीब 42% लोग हैं जो पसंद करते हैं, 42% लोग पसंद करते हैं कि वो मुख्यमंत्री उनको 2025 में बनना चाहिए। और नीतीश कुमार को 29% आज की तारीख में भी लोग पसंद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो एक्टिव लोग हैं 50,000 लोगों में से। हमने एक तीसरा नाम उसमें पीके का तो नहीं दिया था, पप्पू यादव का दिया था। पप्पू यादव को लोग 9% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, और 20% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर कोई और व्यक्ति बने। मतलब इन लोगों में से कोई आदमी ना बने, इन तीनों में से कोई और नाम उभर करके सामने आए जो मुख्यमंत्री बने। जी रामदत्त जी। जी, तो एक मैं बीच में ऐड करना चाहता हूँ। अभी मैंने आप क्या एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ जो अभी देवकी नंदन जी ने कहा कि बिहार में कितने मोबाइल यूजर्स हैं। तो एक फिगर आया है, कभी बिहार सरकार का एक स्टेटमेंट था, वो दिखा रहा है मुझे कि 6.21 करोड़, यानी कि 6.5 करोड़ भी नहीं है, 6.25 करोड़ करीब लोग वहाँ के मोबाइल यूजर हैं। और जो टोटल मोबाइल यूजर्स हैं उसमें से 30 से 40% लोग ही इंटरनेट यूज कर रहे हैं। बाकी लोग ठीक है, उनके पास एंड्रॉयड फोन है, यानी कि 50-60% लोग जो है लगभग 50, चूंकि बिहार की आबादी करीब 11-12 करोड़ है जनसंख्या, और 12 करोड़ में मतदाताओं की संख्या तो कम है, 7.25 लाख था, जिसको घटा के कितना कर दिया गया, 7 लाख के आसपास, 7 करोड़ के आसपास है, 7 करोड़ प्लस है। और एक और फिगर है, एक और सर्वे हुआ था कि एंड्रॉयड फोन किसके पास है, ASER सर्वे है जो स्कूली बच्चों के बीच में किया गया था। तो पाया गया कि 54% परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है। तो इस लिहाज से ये एक सर्वे जो है एक प्रामाणिकता हो सकता है कि चलिए 50% परिवारों के पास एक एक स्मार्टफोन यूजर हैं, लेकिन जो इंटरनेट यूजर है उनकी संख्या कम है, यानी वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं रहते हैं, वो फोन का इस्तेमाल किसी और तरीके से करते हैं या बहुत कम यूज करते होंगे। तो फिर भी एक आंकड़ा है जो दिलचस्प होगा और जो जानकारियां आएंगी। नहीं, और मेरा दूसरा, मैं आपसे दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जब ये इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, सर्वे कंपनियां भी नहीं थी, तब भी हम लोग एज पॉलिटिकल जर्नलिस्ट कुछ हवा का रुख भांपते थे, लोगों से बात करते थे, या आपका बिहार में इतने पत्रकारों से, गैर पत्रकारों से आपका आना जाना है, आप बात भी कर रहे हैं, अखबार भी देख रहे हैं, तो आपको मोटा मोटी क्या लगता है कि ये तेजस्वी का ग्राफ बढ़ता और नीतीश का ग्राफ गिरता दिख रहा है? मतलब परसेंटेज छोड़ दीजिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, कई सर्वे में भी आया है, और आप ये मान लीजिए कि तेजस्वी एक महत्वपूर्ण फेस है बिहार में, एक इम्पॉर्टेंट फेस है जो बिहार के चुनाव को प्रभावित कर रहा है। अब ये नहीं कहना चाहेंगे इस वक्त कि तेजस्वी यादव को अगर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं तो, लेकिन चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ेगी? जैसे देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था कि हम सबसे पहले अपने कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, और मैं कहता था, मैं कई इसी तरह के डिबेट में कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर और या किसी भी दल के बारे में कि उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह के कैंडिडेट वो मैदान में उतारने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं उसमें कई नई चीजें हैं। एक तो प्रशांत किशोर का फोकस इस बात पर है कि जो जातीय गणना नीतीश सरकार ने, जिसमें तेजस्वी भी शामिल थे, जातीय गणना कराई थी, तो एक आधार समझ में आ गया था कि इस जाति का कितना आधार है बिहार में। तो उन्होंने कहा हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से
उन सभी जातियों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से काम करेंगे। तो एक उन्होंने इसको एक दिखाने की कोशिश की है। उनकी 51 लोगों की सूची आई थी 9 तारीख को, और अभी उनकी सूची और आनी बाकी है। हालांकि उसको लेकर असंतोष भी है, बहुत सारे असंतोष हैं, क्योंकि अभी होता ही है राजनीति में, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत उतावले होते हैं कि उनको टिकट नहीं हल्ला हो रहा था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने मैदान में कुछ ऐसे लोगों को उतारा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, पुलिस सेवा में रहे हैं, तो ऐसे लोगों के उतारने से आप ये मान लीजिए कि बिहार में पहली बार इस तरह का एक माहौल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, समाज के जिन तबकों को कहा जाता है कि राजनीति में लोग आना नहीं चाहते हैं क्योंकि राजनीति बड़ी गंदी जगह है और राजनीति बहुत भ्रष्ट हो गई है, राजनीति में ऐसे ही लोग आके राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। बाहुबलियों का एक बड़ा जोर होता था, अभी भी इस बार भी बहुत सारे बाहुबली जो है दोनों तरफ से, तेजस्वी यादव की ओर से भी और नीतीश कुमार की ओर से भी फील्डिंग कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया तेजस्वी का कि वो अपनी ओर से कोई किसी बाहुबली को टिकट नहीं देंगे, है ना, ऐसा नहीं कहा है। जैसा अखिलेश यादव ने एक बार उत्तर प्रदेश में कर दिया था तो किस तरह से उनको एक माइलेज मिला था। तो ये जो प्रशांत किशोर ने जो जिस तरह का एक कैंडिडेट दिया है, उससे एक इमेज ये क्रिएट हो रही है कि अब इन लोगों को क्या मौका दिया जाना चाहिए। अब चीजें आगे बढ़ेंगी तो आगे सामने आएगा, लेकिन अब मुद्दे खुल रहे हैं। अभी जो टकराव है दोनों ही गठबंधन में, NDA में भी ये है, कसाकसी है कि भाई किसको टिकट, किसको कितनी सीटें मिले। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि भाई उधर में चिराग पासवान जो है एकदम खूंटा गाड़े हैं कि हमको इतनी सीटें मिलनी चाहिए, उतनी सीटें नहीं मिलेगी, या फिर कोई पिछली बार की तरह कोई एक बीजेपी का दिमाग काम कर रहा है कि उनको बागी बता दिया जाए कि वो बगावत कर बैठे और उन सीटों पर नीतीश कुमार को, जैसे पिछली 2020 में उन्होंने बर्बाद करने का एक ठेका ले लिया था, वो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते थे और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने तमाम कैंडिडेट उतार दिए। तो क्या वो सिचुएशन रहेगा अभी? और इधर में तेजस्वी यादव यानी RJD में और कांग्रेस के बीच में काफी एकदम क्लोज फाइट चल रहा है, कुछ सीटों को लेकर बड़ी दोनों में कसाकसी है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी की उस यात्रा के बाद उसके हिस्से में कुछ ज्यादा सीटें आनी चाहिए, या ज्यादा प्रभावशाली सीटें, जहां वो सीटें जीत सकते हैं उन सीटों पर उनका दावा है, और कुछ सीटों पर वो क्लेम कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो एक दोनों ही तरफ में ये रस्साकसी चल रही है, और अभी बहुत सारी सिचुएशन अब, और इन रस्साकसी के बाद कैसे कैंडिडेट ये लोग मैदान में उतारते हैं, किस नेचर के कैंडिडेट उतारते हैं और किस मुद्दे को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मुद्दा था कि भाई बिहार में SIR हो रहा है, बहुत गलत समय पे किया गया, सत्ताधारी पार्टी इसके पीछे थी, चुनाव आयोग को इन्होंने भरमा दिया है, चुनाव आयोग ने ये कर दिया वो कर दिया। प्रशांत किशोर के अलग मुद्दे हैं, RJD के अलग मुद्दे हैं, जंगल राज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबको समझाया जा रहा है बीजेपी और JDU अलायंस की ओर से कि भाई अगर आपने जरा भी गलती की, जरा भी चूक की और तेजस्वी आ गए तो समझ लीजिए जंगल राज आ गया उनको इसका भी काउंटर करना है। प्रशांत किशोर सबसे बड़ी बात की अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, मतलब चुनावी प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के सीट से, राघोपुर से। तो ये अब धीरे धीरे बदल रही है और हमें इंतजार करना चाहिए। बहुत दिलचस्प होगा चुनाव इस बार। नहीं, क्या इस तरह की खबरें भी हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव? हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कभी इनकार नहीं किया कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो एक परिस्थिति बन सकती है वो तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतार दिए जाएं। भाई अगर आज वो कह रहे हैं, अचानक उन्होंने जिस दिन उन्होंने पहले सूची जारी की 51 लोगों की, उसके साथ ये भी खबर आई साथ साथ कि प्रशांत किशोर राघोपुर से अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। बाद में कहेगा कि भाई पार्टी का ये था, पार्टी का फैसला था, पार्टी का फैसला था, और प्रशांत किशोर उसको मानेंगे और प्रशांत किशोर राघोपुर से खड़े हो जाए। तेजस्वी यादव के लिए तो दिक्कत पैदा कर ही देंगे। उससे तो फिर पीके की इमेज ये बन जाएगी कि वो सचमुच में NDA अलायंस की मदद करने के लिए कर रहे हैं। वो नैरेटिव देखिए चलेगा, बीजेपी की B टीम है, प्रशांत किशोर के बारे में ये नैरेटिव चलाया जा रहा है और बहुत सारे लोग इसको बड़ा पक्का भी मानते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर B टीम नहीं है तो इस सवाल का जवाब दें, उस सवाल का जवाब दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता को तय करना है ये सब कि वो B टीम है कि नहीं, और क्या वो बिहार के लिए किसी अवसर की
अवसर बना रहे हैं। आप कांग्रेस के बारे में कह रहे थे, मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि कांग्रेस इस बार कह रही है कि जिन सीटों पे वो लड़े थे उसको बदलना चाहते हैं। वो शायद उनका अपना इंटरनल सर्वे होगा कि वो सीटें, क्योंकि पिछली बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और उसका उलाहना भी तेजस्वी ने दिया था कि भाई आपकी वजह से हम सरकार में नहीं आ पाए, तो शायद कांग्रेस की सीटें बदली भी जा सकती हैं। तो ये भी एक खबर चल रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई कुछ सीटों पर हमारी जो ताकत है और हमें हारने वाली सीटें दी गई थी, उन सीटों पर कभी जिसपे महागठबंधन के लोग नहीं जीत पाए, हमें उन्हीं सीटों को दे दिया गया और उन्हीं सीटों पर हमें लड़ाया गया, इसलिए हमारा ये रिजल्ट रहा। और अब हमें अभी जो जानकारी आ रही है कि जो पप्पू यादव के प्रभाव क्षेत्र वाली विधानसभा सीटें हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से हैं और सहरसा बेल्ट में भी उनका बहुत प्रभाव है। वो पहले सहरसा से भी लड़ने वाले थे। तो जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में पप्पू यादव का प्रभाव है, उन जगहों पर सीटों को लेकर कांग्रेस फाइट कर रही है कि नहीं, ये सीट हमें चाहिए, ये सीट हमें चाहिए, बदले में आप ये सीट रख लीजिए जिस पर आरजेडी लड़ती रही है। कुछ ऐसी सीटें भी मांग रही है जिसपे पिछली बार आरजेडी लड़ी थी लेकिन हार गई थी, है ना। तो ऐसी, इसीलिए पेच फंसा हुआ है। लेकिन अब ये भी बात सही है कि कांग्रेस के पास एक अवसर है जब वो उनके लोग जो है सक्रिय हैं। राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की है, उनके बारे में एक परसेप्शन जो पूरे देश में था, उस परसेप्शन को बदला है। बिहार में उसको उस ताकत मिली है कांग्रेस को। कन्हैया कुमार भी एक फेस है। और फिर एक देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव के बीच में एक जो मेल मिलाप कराने का जो इस बार राहुल का एक अभियान था, वो भी एक सफल माना जा रहा है कि इन तीनों के बीच में जो खटास थी, उस खटास को कम कर दिया गया है। तो अब देखिए सीटों पर कैसे बात बनती है और किस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं, ये कैसे थके हुए आते हैं या नए चेहरे आते हैं, ये भी डिपेंड करेगा और फिर तब चुनाव का माहौल बनेगा। तो आपके सर्वे का जो देवकी नंदन जी, जो श्रोता देर से जुड़े हैं या अभी जुड़ रहे हैं, उनको बता दें कि भाई आपका डिजिटल सर्वे जो एआई से है, उसका ये आया कि साहब मुख्यमंत्री के तौर पर 42% लोग तेजस्वी यादव को चाहते हैं और नीतीश कुमार के लोकप्रियता में गिरावट आई है, जिन भी कारणों से, स्वास्थ्य की वजह से और भी, तो उनका घट के 29% रह गया है। और आपकी क्या फाइंडिंग है इस डिजिटल सर्वे का? अगला सवाल क्या था? जो सवाल अगला था कि बिहार में 2 गठबंधन मुख्यतः चुनाव लड़ रहे हैं। पहला है एनडीए गठबंधन, जिसकी नीतीश कुमार अगुवाई करते हैं, बीजेपी उनके साथ है, उनके साथ हम है, वीआईपी है। और ईएलजेपी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि वो पार्टी आएगी उनके साथ या नहीं। वीआईपी आरजेडी के साथ है जी, वीआईपी महागठबंधन के साथ है। वीआईपी जो उनकी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन बोलते हैं उसको। उनके साथ वो उनके साथ जो है वो है, क्या कहते हैं, जो मांझी हैं, मांझी हैं और एक कुशवाहा है, क्या नाम उनका? उनकी पार्टी का क्या नाम है? आरएसपी ऐसा कुछ नाम है, मैं ठीक से ऐसे कुछ, मतलब मैं वीआईपी में समझ बैठा हूँ। हो सकता है कि वीआईपी ना नाम हो उनका। दोनों गठबंधनों के बारे में क्या? वो हम है, हम जो हिंदुस्तान अवाम पार्टी है, उनकी मांझी की पार्टी वो तो है उनके साथ। तो ये तो, और चिराग पासवान है, जो चिराग पासवान जो विद्रोह कर रहे हैं। चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि चिराग पासवान समझ लिए कि जेडीयू के बाद वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, कह रहे 40 सीटें, 35 से 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो ये बड़े प्लेयर्स हैं उनके, एनडीए के। चिराग पासवान बड़े प्लेयर हैं, लेकिन चिराग पासवान से अभी बात बन नहीं पाई है। और चिराग पासवान से बात बनेगी नहीं बनेगी, इसको लेकर के बातें चल रही हैं कि आखिर चिराग पासवान से क्या होगा। अभी उसकी क्लियरिटी नहीं आ पाई है। इस वजह से चिराग पासवान का कितना बड़ा फैक्टर, कितना असर करेगा, इसको हम लोग ले रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से हम, मतलब जो हमारा जो ये जो सेगमेंट है, मतलब जो एआई है, उसको कैच नहीं कर पा रहा है कि वो कितना उनको अन्य में डाल दिया है। उसने कहा कि अगर वो उनके साथ, चूंकि आज की तारीख में नहीं है, तो उनको अन्य में डाला है। तो आज की जो सिचुएशन है, वो एनडीए की जो सिचुएशन है, वो एनडीए करीब 43.8% वोट बिहार में हासिल कर रहा है और करीब
से 1 या 1.5% के वोट की गिरावट आ रही, 44% शायद वोट पिछली बार था उनका। और जो इंडिया है, इंडिया जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को रखा है एआई ने, उसमें 44.9% वोट उनको मिल रहा है। और पीके, एलजेपी एंड अदर्स जो और लोग हैं, उनको करीब 11.3% वोट मिलने की संभावना जताई गई है इस एआई सर्वे में। और इसमें जो अंतर है वो बड़ा मामूली है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत ही मामूली है। और आप ये देखिए कि इस आधार पर ये जो दिखाया गया है परसेंटेज के हिसाब से, जो वोट मिलने की संभावना, मतलब सीट मिलने, कितने सीट में कन्वर्ट ये होगा, तो सीट में आता है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो करीब 119 सीट जो है वो जीतेगा। ऐसे 32 सीट, 132 सीट जीतेगा। और जो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, ये जो गठबंधन है 119 से 132 सीट जीत सकता है। और बीजेपी अलायंस जो है, जेडीयू अलायंस जो है 102 से 115 सीट जीत सकता है। और जो जन स्वराज पार्टी है वो 3 से 5 सीट जीत सकती है, जो पीके की पार्टी है। और लेफ्ट प्लस अदर्स, जो अदर्स हैं, वो 3 से 6 सीट जीत सकते हैं। मतलब इसमें निर्दल भी शामिल हैं। ये जो है एआई सर्वे कह रहा है, कल 9 बजे का ये सर्वे है। और अगर 1 सप्ताह बाद इस सर्वे को किया जाएगा तो हो सकता है कि सिचुएशन में कोई बदलाव आए, क्योंकि जैसा भवेश जी ने बताया कि इसमें चेंजेज होते रह रहे हैं, बदलाव होता रह रहा है। जय कौन अभी तय नहीं है कि इस गठबंधन से उस गठबंधन में शामिल हो जाएगा और उस गठबंधन से दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाएगा। इस नाते परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है जी। नहीं, मैं एक कमेंट ले लूं जरा भवेश जी का। देखिए, हाँ, करीब 1% फीसदी वोट का फर्क है। 1.5% के आसपास का है इंडिया गठबंधन, करीब 1% 1 जी, 43.8 और 44.9, तो मोटा करीब 1.1% का डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम वोट देने जाते हैं तो कुछ तो वोट ये होता है कि एक पार्टी या बड़े लीडर के नाम पे हम देते हैं कि भाई जो भी कैंडिडेट हो, मान लीजिए चाहे मायावती, मोदी, मुलायम या अखिलेश, लालू, कोई भी, नीतीश। लेकिन बहुत सारा वोट जो कैंडिडेट के लिए होता है विधानसभा में, कोई ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं हो रहा है कि नीतीश बनाम तेजस्वी, तो कोई चीफ मिनिस्टर का चुनाव पब्लिक नहीं करती है। तो मैं ये भवेश जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो इतनी सिचुएशन अभी तो मुझे लगती है कि बहुत नेक टू नेक और बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, अभी इसके बेसिस पे हम कोई कॉन्क्लूसिव बात नहीं कह सकते कि भाई, और खास करके अभी उम्मीदवार भी नहीं आए हैं। आपकी क्या राय है भवेश जी? बिल्कुल, देखिए अभी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। आप समझ लीजिए कि कैंडिडेट जो अनाउंस होगा, कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। सब लोग कहते हैं कि भाई कास्ट नहीं सोचते हैं, कास्ट तो सोचते हैं। और किस तरह का एक त्रिकोण बनेगा, देखिए 3 कैंडिडेट मुख्य तौर पे होंगे। प्रशांत किशोर का कैंडिडेट भी हर जगह एक कोण बनाएगा। वो ऐसा नहीं है कि एनडीए और इस बार तेजस्वी यादव और नीतीश एंड बीजेपी अलायंस के बीच में चुनाव है। चुनाव इस बार त्रिकोणीय है, और त्रिकोणीय हर सीट पर ये एक कैलकुलेशन रहेगा लोगों का कि यहाँ पे ये कैंडिडेट भारी है, यहाँ नीतीश कुमार का चेहरा भारी है, या यहाँ तेजस्वी यादव की जो बातें हैं A to Z जो कहते हैं वो भारी है, कि जो जंगल राज का नैरेटिव चल रहा है उसको प्रशांत किशोर ने या जेडीयू ने मिलकर भारी कर दिया है, तो वो उसके तेजस्वी के खिलाफ में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी A to Z कह तो रहे हैं, लेकिन वो उम्मीदवारों का चयन में ये दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। जैसे अब एक प्रशांत किशोर ने एक जो कदम आगे बढ़ा दिया कि भाई हम सोसाइटी में जिस तरह की हिस्सेदारी है लोगों की, हम उसी अनुपात में सीटें उनको दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। जैसे उन्होंने पहली बार जब 51 कैंडिडेट अनाउंस किया, उसमें से जो मुस्लिम कैंडिडेट है 8 या 7-8 रखे हैं शायद, महिलाओं को भी रखा है। तो
ये सब जो है फैक्टर अब बिहार में चर्चा का विषय रहेगा कि भाई अगर जातीय आधार पर A to Z कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा सुशासन लाने वाले हैं, बिहार का विकास करने वाले हैं, और तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा वादा करके वो फंस गए हैं कि वो हर घर में एक नौकरी सरकारी देना चाहते हैं, और इसका एक बिहार में चर्चा शुरू हो गई कि हर घर में एक सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने परिवार है, एक परिवार में सरकारी नौकरी, ठीक है मानते हैं कि उसमें से 10% 5% पता नहीं, ये भी एक जांच का विषय और खोज का विषय है कि कितने परसेंट परिवार के में है सरकारी नौकरी, और वो कह रहे हैं कि 20 दिन में कर देंगे। तो ये इतने ऐसे जो वादे होंगे वो भी एक मुद्दा बन जाएंगे लोगों के बीच में, वो भी उत्थान और पतन का कारण बनेंगे। तो इसीलिए अभी बड़ा ऐसा डाइसी सिचुएशन है कि आप कह नहीं सकते कि किस वजह से कौन आगे बढ़ जाएगा। आप तेजस्वी नीतीश कुमार को हम मान रहे हैं कि वो उनका फेस जो है खत्म हो चुका है, उनका फेस बिगड़ चुका है, अब वो नीतीश कुमार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति एक सहानुभूति वाला मामला भी है कि भाई इसी आदमी ने कम से कम बिहार को 15 साल संभाला है, ठीक है। 5 फिर वो कहेंगे कि मेरा आखिरी चांस है, मैं इसके बाद नहीं। पिछली बार देखिए आखिरी चांस कह दिया था तो उसका असर हो गया था। उन्होंने एक चुनाव के प्रचार मंच से कह दिया कि आखिरी है, तो वो भी दांव फेंका था। तो इस बार पिछली बार और फिर आखिरकार उनकी ओर से किस तरह के कैंडिडेट आते हैं वो भी व्याख्या होगी, क्योंकि उनकी पार्टी के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। उनके अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के हैं, अरुण जेटली के वो हुआ करते थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ही सीरो कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट होंगे? तो ये भी एक मुद्दा बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी असली मुद्दे बिहार के चुनाव के और जनता के असली मुद्दे अब खुलेंगे। अब जनता की मुट्ठी खुलेगी, क्योंकि अब इनकी पोल खुलने वाली है और इन कैंडिडेट्स के जरिए ये पोल खुलने वाली है कि किस किस तरह के मुद्दे ये अपने विरोधियों को थमा देते हैं। एक सवाल हम लोगों ने और पूछा, क्योंकि वो बिहार से बड़ा जुड़ा हुआ मसला था। वो मसला ये था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 रुपए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए हैं इंडस्ट्री के लिए, मतलब कि 10,000 रुपए से लेकर के आप इस पर उद्योग लगाइए। तो इस सवाल 10,000 रुपए में कौन उद्योग लगता है? अब उन्होंने यही कहा था कि 10,000 से अपना रोजगार शुरू करिए, 10,000 रुपए लीजिए और अपना रोजगार शुरू करिए। और इस योजना की बड़ी चर्चा भी रही। तो इस पर बहुत सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पोस्ट भी किया था। तो इस पर जो आया वो इस मतलब 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने के बाद जो एनडीए का समर्थन है वो करीब 5 से 6% बढ़ा है महिलाओं में। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर और आई है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर आरजेडी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। मतलब तेजस्वी को शहरी इलाकों में पसंद किया जा रहा है, यूथ उनको पसंद कर रहा है। और शायद इसकी वजह ये हो कि वो यूथ हैं और नीतीश कुमार के मुकाबले वो उनका विजन काफी क्लियर है और यूथ को नौकरी चाहिए। और नौकरियों को लेकर के तेजस्वी यादव, जैसा अभी भवेश जी कह रहे थे कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव के बाद हर एक परिवार को, मतलब जितना भी घर होगा, एक व्यक्ति को वो काम मतलब नौकरी जरूर देंगे। किस रूप में देंगे वो तो तेजस्वी यादव की प्लानिंग होगी, लेकिन वादे करते ही करते हैं। तो इस वजह से उनकी जो स्वीकार्यता है वो शहरों में लगातार बढ़ रही है। शहर का इलाका उनके लिए काफी फर्टाइल हो रहा है। और जो अभी भवेश जी कह रहे थे कि देखिए शहरी जो इलाके हैं वहां इंटरनेट ज्यादा है और वहां पर माना जाता था कि बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत हुआ करती थी शहरी इलाके में। लेकिन इसका मतलब कि शहरी इलाकों से बीजेपी हट रही है, उसकी जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। मैंने ये बात झारखंड में भी देखी। झारखंड में जब हम ये बात देख रहे थे तो पता चला कि झारखंड में भी जो शहरी इलाके थे वहां जो जेएमएम है उसकी पकड़ बीजेपी के मुकाबले बढ़ रही थी। बीजेपी डाउन हो रही थी और जेएमएम की पकड़ आगे बढ़ रही थी। तो ये एक बड़ा जो है
मतलब ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि शहरी इलाकों में जो आरजेडी है उसकी पकड़ बढ़ रही है। और इसके अलावा जो सेंटिमेंट डेटा ये कहता है कि जन स्वराज पार्टी जो है पीके की, उसको 4 से 5% वोट मिल सकता है, और पूर्वी और दक्षिणी बिहार के कुछ इलाकों में, पूरे बिहार में नहीं, पूर्वी और दक्षिणी बिहार के कुछ इलाकों में उधर पीके का काफी प्रभाव है। पीके ने वहां पर दौरे अच्छे तरीके से कई बार वहां पर दौरा किया है और वहां पर उनकी पकड़ अच्छी बन रही है। हालांकि जो ये वोट है, मतलब जो पीके को वोट मिलेगा, इससे इंडिया ब्लॉक का भी नुकसान होगा और एनडीए ब्लॉक का भी नुकसान होगा। और हमारा जो सर्वे कहता है कि वो ये कहता है कि भाई इनके बीच बड़ा करीबी मुकाबला है, और जब कभी बहुत करीबी मुकाबला होता है तो उसको परिवर्तन में टाइम नहीं लगता है। जी रामदत्त जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ देवकी नंदन जी, आपने कहा कि वो शहरी क्षेत्र में तेजस्वी, आपकी आखिरी टिप्पणी है जो भी आप जी जी दरअसल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप शहरी क्षेत्र में उनका प्रभाव ज्यादा दिखाई दिया आपके सर्वे में, थोड़ा बढ़ा, पहले के मुकाबले बढ़ा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी को गांव में भी समर्थन मिल रहा है, रूरल एरियाज में भी तेजस्वी को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो एक्टिव लगातार हैं। देखिए, जैसे ही नीतीश इधर से बिदक के इनके साथ से संबंध तोड़ के जब उन्होंने यात्रा वो चले गए एनडीए के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार, तो उसी समय तेजस्वी यादव ने यात्रा फिर से यात्रा शुरू कर दिया था बिहार में। और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, या जिस तरह से यंगस्टर्स, चूंकि एक तरफ नीतीश का चेहरा लोगों को दिखाई दे रहा था, अभी प्रशांत किशोर तो यात्रा ही कर रहे थे अपनी, तो और एक यंग फेस और बड़ा एग्रेसिव फेस तेजस्वी दिखाई दे रहा था, तो लोग, यूथ जो है बिहार का, उनके साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहा था। दूसरी बात है कि बीजेपी के साथ बहुत सारे मतदाता 14 के बाद यादव मतदाता भी चले गए थे, और वो एक उम्मीद कर रहे थे कि चेंज आएगा बिहार में, बिहार को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो एक बार निराश होके यादव जो बिदक गए थे आरजेडी से, उनकी वापसी की एक संभावना मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरे उस तरह के ग्रुप, हाँ, उस तरह के ग्रुप से मेरी मुलाकात बात होती रहती है गांव में, जिस गांव में पढ़ा लिखा हूं मैं, वहां मेरे कई यादव मित्र हैं, तो उनके जो थॉट प्रोसेस है वो दूसरे तरह के धंधे में है, दूसरे तरह के काम में है, तो उनसे जब बातचीत होती है तो वो जमीन की परिस्थिति के आधार पर वो अपना एक नजरिया पेश करते हैं। वो राजनीतिक चीजें नहीं देखते हैं। वो कहता बड़ा बेईमान है, वो बड़ा बेईमान निकला, वो नहीं ठीक निकला, खाली बात बनाता है ना। तो बीजेपी के बारे में जो यादव जो शिफ्ट हुआ था वोट, वो फिर से एक बार तेजस्वी को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लालू यादव के आ जाने के बाद, जेल से आ जाने के बाद, एक बार फिर से ऐसा हुआ कि उनका यादव वोट जो है कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन उसमें एक नुकसान उनको अपने भाई का हो रहा है। अब देखिए तेज प्रताप यादव किस तरह से उनको कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो वो भी उसमें प्लस माइनस होगा। तेजस्वी की अपनी कोशिशें अपनी जगह पे है, लेकिन तेज प्रताप यादव का अगर कोई नुकसान करने का इरादा हो गया, अब तक तो वो बोलते थे कि मेरे छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद है, लेकिन उनके बयान बदल रहे हैं, उनकी गतिविधियां अलग तरह की हैं, तो एक नुकसान उनका उसको हो सकता है। दूसरा, प्रशांत किशोर एग्रेसिव भी बहुत है तेजस्वी को लेकर, और प्रशांत किशोर का एग्रेशन तेजस्वी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और किस तरह के कैंडिडेट देंगे। अब कैंडिडेट का एक नरेशन भी चलेगा कि भाई देखिए उस आदमी ने इस तरह का कैंडिडेट दिया, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी ने इस तरह के कैंडिडेट उतारे हैं, इस तरह के लोग हैं उनकी ओर से, और एक तेजस्वी यादव ने इस तरह का कैंडिडेट उतारा है। कौन कौन से कैंडिडेट है, उनके गैलेक्सी में क्या है, वो उनकी पार्टी में बुढ़े लोग भी बहुत हैं जो लालू यादव के साथ काम कर रहे थे, उनके लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है। मुस्लिम का सवाल है, प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है कि अगर आप इतने % मुस्लिम को विधानसभा में लाना चाहते हैं तो वहां सीट दीजिए, मैं उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारूंगा। एक बड़ा चैलेंज ये भी है। तो अभी बहुत सारे इन सारी चीजों का भी एक जो है असर चुनाव में, वोटिंग में, मुद्दों में दिखाई देगा। नहीं, अभी तो बहुत सारा परिवर्तन होगा नॉमिनेशन के बाद और कैंपेनिंग के रियल के बाद, और
चुनाव तो एक ऐसा होता है कि आखिरी 3 दिन में भी बदलता है। जब सारे लोग कैंडिडेट और प्रचारक और पत्रकार लोग घूम के आ जाते हैं तो कई बार कई क्षेत्रों में रातों रात भी बदलता है। अब पता नहीं शराब वराब का कितना रोल होगा नहीं होगा या पैसे का कितना रोल होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आखिरी क्षणों में भी बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में लोगों का मूड अभी क्या समझ में आता है सोशल मीडिया के जरिए, इस पर आज हमने चर्चा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दोनों मेहमानों को, देवकी नंदन जी जो आप सर्वे लेके आए और भवेश जी जो आपने चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सभी श्रोताओं से एक अनुरोध है कि आप जहां भी हमारी चर्चा को देख रहे हैं जिस चैनल पर, उसमें इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए मित्रों से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें ये फायदा होता है कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है, जो रोबोट है, उनको लगता है कि ये कार्यक्रम अच्छा है, महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक लोगों को जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ, आज का दिन शुभ हो।